से। पहला प्रश्न कह रहा है कि बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी की अगर क्षमता की बात किया जाए, क्षमता का, अगर इसका ए का 5 है तो बी का 1 है, तो समय कितना लगेगा, तो समय ए का 1 ये लगेगा, ये 5 है, तो इसका कितना अंतर इकाई है, तो 4 इकाई का अंतर है। कितना का, 4 इकाई का। प्रश्न में कह रहा है 4 इकाई बराबर कितना, 60 दिन। क्या है, 60 दिन। 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 दिन। क्या है, 15 दिन। तो ए द्वारा लिया गया काम कितना है, 15 लगा समय जो है वो 15 दिन है। अब बी द्वारा लिया गया समय जो है वो 75 दिन है। क्या है, 75 दिन है। तो दोनों का अगर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, जो कि पूरा काम निकलेगा, तो वो है 75। क्या है, 75। अगर क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता 5 हो गई, इसकी 1 हो गई, और ए प्लस बी कार्य करने में लिया गया समय कितना है, तो टोटल काम 75 और क्षमता कितना है, 5 + 1 6, यानी 75/6 यानी 12.1/2 दिन। क्या है, 12.1/2 दिन हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या है, सी। लगभग 12 दिन, जो कितने दिनों पूरा करेंगे, 12 दिन में। बी 75 लिया गया क्योंकि ये 60 दिन कम लेता है बी की तुलना में। अगर ये 15 लेगा तो इसमें 60 जोड़ेंगे तभी तो आएगा बी 75 दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 0.037, जो इसमें 7 के पावर जो है 7 पर रेकरिंग है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p एक पूर्ण संख्या और q एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं 0.0377, 7 पे रेकरिंग, तो इसे 37 माइनस क्या हो जाएगा, 3/9 पर 2 शून्य हो जाएगा, यानी 34 बटा कितना हो जाएगा, 900। इसे लिख सकते हैं 17 बटा क्या लिख सकते हैं, 450। आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए होगा। क्या है, ए होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चे की आयु का जो है माध्य कितना है, 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु के माध्य क्या होगा, तो 9 बच्चे के जो है कुल आयु क्या हो जाएगा, तो 9 गुना 14 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 126 वर्ष हो जाएगा। अब दादा दादी सहित परिवार के कुल कितना हो गया, तो 126 प्लस 71 प्लस 67 कर दीजिएगा। पहले 9 लोग थे, अब 2 लोग बढ़ गए, तो 9 + 2 11 हो गए, यानी जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 24 वर्ष आएगा। क्या है, 24 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में BC जो है, ये BC क्या है, ये पैरेलल है DE का। क्या है, DE का। x का मान ज्ञात करना है, यहाँ x का जो है ये मान ज्ञात करना है। तो यहाँ एक लाइन खींच दीजिए और इसे कोई मान लीजिए, यानी ये E तक है तो इसे F मान लेते हैं। अब यहाँ पर BC पैरेलल है DE का, तो कोण ADE बराबर होगा कोण AFB बराबर कितना, 38 डिग्री होगा, क्योंकि 38 यहाँ पर दिया हुआ है तो ये भी 38 हो जाएगा। अब त्रिभुज AFB में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो कोण AFB प्लस कोण FAB बराबर हो जाएगा कोण ABC हो जाएगा। कोण FAB बराबर हो जाएगा 122 डिग्री माइनस 38 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, 84 डिग्री। कितना, 84 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी होगा। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर/आवर की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय घर पहुंच सके। स्कूल की दूरी पहले निकालिए। क्या है, दूरी जो हो जाएगा 8 गुना 3/2 यानी 12 किलोमीटर। क्या है, 12 किलोमीटर। समय कितना ले रहा है, समय जो है 3/2 घंटे ले रहा है। नया दूरी जो है क्या हो जाएगा, नया दूरी 1 किलोमीटर कम लिया है, तो 12 - 1 बराबर 11 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, तो आधा घंटा आराम कर रहा है, 3/2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 घंटा। क्या है, 1 घंटा। तो चाल कितना हो गया, चाल निकल जाएगा, 11 किलोमीटर है, 1 घंटा में चलना है, यानी 11 किलोमीटर/आवर से चलेगा। क्या है, चलेगा। अब पहले जो चल रहा था वो क्या है, वो चल रहा था 8 किलोमीटर/आवर से, अब कितना चल रहा है, 11 किलोमीटर/आवर से। तो चाल में वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ, तो वो हुआ 11 - 8/8 गुना 100, यानी 300/8
8 बराबर 37.5% हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खलीफा पद नाम मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को दिया गया था। तुर्की के सुल्तान मुस्लिम जगत के खलीफा भी थे और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच जो है वो लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया 1919 में। तुर्की के सुल्तान के साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया, जिसके विरोध में विश्व के मुस्लिम जगत ने आंदोलन चलाया था। भारत के मुसलमानों ने अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी तक चलाया गया था। अगला है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अगला है, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माने थे? तो एमजी रनाडे को। किसे? एमजी रनाडे को। एमजी रनाडे पेशा से वो जज थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। महात्मा गांधी को विनोबा भावे ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो एक पैटर्न बन गया है, अब देख लीजिए। विनोबा भावे, विनोबा जो है भावे किनको गुरु मानते थे? तो ये मानते थे महात्मा गांधी को। क्या? महात्मा गांधी को मानते थे। महात्मा गांधी किनको गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले किसको गुरु मानते थे? तो वो एमजे रनाडे को। क्या है? एमजे रनाडे को। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गगनयान है। क्या है? गगनयान है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान को सही तरीके से जो है मेल खाएगा। तो इसे आप भरिएगा इस तरह, यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, इस तरह आ गया। और एक जो है तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 10 का कौन सा हो रहा है? तो वो हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला है, निम्न तर्क पर विचार कर तय कर दी गई अवधारणाओं में से उसमें कौन सा निहित है? तर्क क्या है? एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ की भारी लागत के साथ किया गया है, फिर भी लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है। दूसरा, फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा, ऊर्जा बर्बादी हो रही है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो तो ना तो 1 और ना ही 2 निहित है। क्यों नहीं उपयोग किया जा रहा है इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद 19 वर्ष निकालना है। 19 वर्ष में विषम दिनों के 19 प्लस 4 जो है वो लीप ईयर आएगा, भागा 7 देंगे तो 2 दिन विषम दिन हो जाएगा। 2 माह का अगर विषम दिन की बात करते हैं तो 31 जनवरी है और 2020 जो है 29 का लगेगा लीप ईयर का। तो इसमें से भी 31 प्लस 29 इसमें जो है 2 कितना से 7 से भागा देंगे तो ये हमारा जो होगा वो 4 दिन आएगा। क्या है? 4 दिन आएगा। अब क्या है? मार्च का 15 दिन जोड़ना है। 15 दिन विषम दिन जोड़ना है तो 7 दूनी 14, 1 दिन विषम होगा। टोटल विषम दिन कितना हो? 4 2 6 1 7, 7 में से 7 भागा देंगे आ जाएगा 0। क्या है? 0 आ जाएगा। तो 15 मार्च 2020 का दिन कौन सा होगा? तो 0 जो हम रविवार को कहते हैं। और अगर 1 आता तो क्या होता? सोमवार होता। 2 आता तो मंगलवार। क्या होता है? मंगलवार। इसी तरह जो है 6 आता तो शनिवार होता। क्या है? शनिवार। तो आंसर हमारा जो होगा वो हो जाएगा ए, रविवार। एक कोड में यदि इस तरह को इसे लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा जाता है, उसी कोड में इसे कैसे लिखा जाएगा हमें देखना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न कर रहा है MIZZL को लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो ZIMLZ। पैटर्न देख लेते हैं। M को यहाँ किया गया है, I को यहाँ किया गया, Z को यहाँ किया, Z यहाँ, Y यहाँ, L जो है इस तरह का पैटर्न बना है। तो सभी में इसी तरह का बना होगा। जो प्रश्न पूछ रहा है उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 4 4 के ले लेते हैं। यहाँ पर 4 4 का तो यहाँ Z हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ भी Z आएगा। ये हो जाएगा U और यहाँ जो होगा 4 4 का तो यहाँ Z हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ भी Z आएगा। ये हो जाएगा
U और यहाँ जो होगा B होगा। देख लीजिए Z होगा यहाँ, ये यहाँ B और ये उसी तरह यहाँ D होगा, R होगा, O होगा, W होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो 13 के D होगा। अगला है नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसे संख्या जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में जो है एक अक्षर है, कितने इतने संख्या जो है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसे जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में जो है एक अक्षर है, तो ये जो हो जाएगा T4W, क्या है, T4W। उसके बाद एक हो जाएगा W4O, क्या है, W4O। हमारे पास जो आ रहा है वो 2 ही आ रहा है, क्या है, 2 आ रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, क्या है, डी होगा। 4 नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 जो है वो किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। तो मिलन रथ एक्सप्रेस जो है वो असंगत है, गरीब रथ एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी सभी जो है वो ट्रेनों के नाम है। मिलन रथ एक्सप्रेस ऐसा कोई ट्रेन का नाम नहीं। आंसर हो जाएगा बी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। कौन सा नहीं निकाला जा सकता है, तो परमाणु का अधिकांश भाग स्थान रिक्त होता है, ये सही है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर होती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों पर जिन्हें कक्षा कहा जाता है में घूमते हैं, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं, ये सही है। ये जो है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। बोर के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका कुल कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। और रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के अनुसार है कि परमाणु रिक्त है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में केंद्रित रहती है, जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्लोन में लैंगिक प्रजनन तथा उत्पन्न संततियों पर उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संततियों में जनक डीएनए की सटीक प्रति जो है नहीं होती है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवता आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा लाल होगा, क्या है, लाल होगा। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों में बांटा गया है। नीचे दी गई सूची में संक्रामक रोगों को जो है पहचान करना है। तो ये कैंसर संक्रामक रोगों में नहीं आता है, इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोगों में आता है, एलर्जी जो है वो संक्रामक रोगों में नहीं आता है, चेचक जो है संक्रामक रोगों में आता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अनंत होगी, क्या है, अनंत होगी। उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होगी। 100 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है कहलाती है, क्या है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा जो है C बराबर जो होता है डेल थीटा बटा डेल टी होता है, क्या है, डेल टी होता है। उबलता हुआ जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो उसका ताप नियत रहती है, तो ऊर्जा डेल टी बराबर जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, और डेल थीटा बराबर जो हो जाएगा, डेल थीटा बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो C बराबर होगा डेल थीटा बटा डेल टी यानी पॉजिटिव बटा 0 यानी इन्फिनिटी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1/1 गुना 2 गुना 3 इसी तरह दिया हुआ है को सरल करना है। तो इसे सरल करने के लिए क्या है, 1/2 गुना 3 जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1/4 + 1/10 + 1/20 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/6, 20 + 5 + 2 + 1/20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/6 गुना 28/20 यानी 7/6 गुना 5 7/30 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। 3 यातायात सिग्नल क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि वे 8:20 पर जब पहली बार एक साथ बदलना शुरू होते हैं तो वह फिर से एक साथ किस समय जो है वो बदलेंगे। तो सबसे अच्छा है इन सब का 48, 72 और 108 का जो है हम एलसीएम ले लेते हैं। जब इसे 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, 18, 27। फिर इसे कितना से काटेंगे, 3 से करेंगे 4, 6, 9। फिर अगर इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना,
नहीं, 3 से काटेंगे तो 4, 3, 3 दूना और ये 3 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2, 1, 3 होगा। एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 4 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 432 हो जाएगा। क्या है, 432। और 432 सेकंड को मिनट में बदलेंगे, 432/60 करेंगे तो ये होगा 7 मिनट 7 मिनट 12 सेकंड। क्या है, 12 सेकंड। तो 7 मिनट जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 8:27 12 सेकंड। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल करना है। क्या है, हल करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, √9 को हम लिख सकते हैं कितना, √9 को लिख सकते हैं 3। क्या है, 3। और √16 को लिख सकते हैं 4। क्या है, 4। तो 4 -4 और -3 2 घट जाएगा -7, और 56 में से अगर 7 घटेंगे तो 49 आ जाएगा। अगर 49 के रूट करेंगे तो कितना बचेगा, 7। और 7 गुना 2 है, 7 दूनी 14, 130 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 144 है। यहाँ के 144 आ जाएगा। 144 को जब करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, यानी √37 प्लस जो है 12 आ जाएगा। √37 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 49। तो ये 7 के बराबर। आंसर जो हमारा होगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। बस आपको इधर से चलना होगा। 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है तो सी की वर्तमान आयु क्या है। 3 वर्ष पहले ए की आयु जो है वो क्या है, 5x मान लिए हैं, और बी की आयु 7x है। अब कह रहा है 5x प्लस 3 प्लस 13 अब बटा 7x प्लस 3 प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा, 9/11। 9/11। 3 वर्ष पहले आयु इतना था और 13 वर्ष बाद, तो क्या हो गया, इस तरह का हमारे पास एक जो है वो जैसा प्रश्न करा वैसा आ गया इक्वेशन। अब इसे सोल्व करते हैं। 55x प्लस 176 बराबर 63x प्लस 144। तो 8x बराबर 32। तो x बराबर जो है वो 4 वर्ष। b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, b की वर्तमान आयु जो हो जाएगा 7x प्लस 3 बराबर 7 गुना 4 प्लस 3 बराबर 31 वर्ष। क्या है, 31 वर्ष। सी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 31 - 11 बराबर 20 वर्ष। क्या है, 20 वर्ष। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मान लीजिए 3t - 1/3t बराबर 3 है, तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान 12 के बराबर है। 12 के जो है बराबर है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3t - 1/3t बराबर 3। तो 9t² प्लस 1/9t² -2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो 9t² प्लस 1/9t² बराबर 2 इधर चला गया, 11 हो गया। 9t² प्लस 1/9t² प्लस 1 इधर भी कर देते हैं, इधर भी एक 1 कर देते हैं, तो ये 12 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 12 किसके बराबर हो गया, वो डी के बराबर। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो है दमनगंगा। क्या है, दमनगंगा। दमनगंगा। दमनगंगा नदी पश्चिम भारत में बहने वाली नदी है। यह पश्चिम घाट की पश्चिम ढलानों पर आरंभ होती है और पश्चिम दिशा से में बहकर अरब सागर में जो है वो विलय हो जाती है। क्या है, विलय हो जाती है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली कौन नदी है, तो वह दमनगंगा है। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है, विशाल गिलहरी। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के। क्या है, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के जो है वो राजकीय पशु है विशाल गिलहरी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो काला हिरन है। क्या है, काला हिरन। हरियाणा के भी काला हिरन है। झारखंड के जो है वो हाथी है। मणिपुर के संगाई है। गुजरात के एशियाई शेर है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जंगली भैंसा है। हिमाचल प्रदेश के हिम तेंदुआ है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां खालिस्तान आमों को किस किस्म के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां, और इसका सही आंसर हो जाएगा केसर। केसर आमों की किस्म के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। उज्जैन शहर को पहले खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो है अवंतिका। उज्जैन शहर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता है। बुद्ध काल में पश्चिम तथा मध्य मालवा क्षेत्र में अवंती नामक महाजनपद बसा हुआ है। वर्तमान में उज्जैन नामक शहर मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अवंती नामक महाजनपद बसा हुआ है। वर्तमान में उज्जैन नामक शहर मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है।
चलिए अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। 7 व्यक्ति जो है वो क्या है, एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। पहले तो 7 लोगों को बैठने के हमें जगह बना लेना, 4 2 6 और 1 7 हो गए, क्या है 7 हो गए। और केंद्र से सबकी मुंह जो है वो बाहर की ओर है, क्या है बाहर की ओर। अमित सुमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर अमित बैठा हुआ है तो सुमन के जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुमन के दाईं ओर जो है, सुमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। कवि मोहित के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। कवि जो है मोहित के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। नीरज जया और अमित के बीच बैठा है। नीरज जो है वो जया और अमित के बीच बैठा हुआ है। सुमन के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पर जो हो जाएगा मोहित हो जाएगा और यहाँ पर कवि हो जाएगा। एक जो बच गया वो क्या हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगा। तो एकदम सुमन के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है, तो आंसर हो जाएगा डी कीर्ति। यस पश्चिम की ओर 9 मीटर चला। पश्चिम की ओर जो है वो 9 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। क्या है 10 मीटर चला। दाएं मुड़ा 10 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला। बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला। एक बार पुनः वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। पुनः जो है वो 10 मीटर चला। अब यस के सामने की ओर कौन सी दिशा है, तो सामने की कौन सी ओर दिशा होगा, तो वो हो जाएगा दक्षिण। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित कर देगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा सी। क्या है सी हो जाएगा, यानी ये हमारा ए होगा। इसमें सी होगा और यहाँ जो होगा वो ए होगा। आकृति के प्रत्येक चिन्ह 1 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज जो है वो बढ़ रहा है। कथन है, शिक्षिका ने छात्रों से कहा जल एक बहुमूल्य संसाधन है। अवधारणा, वो चाहती है कि बच्चे जल के महत्व को समझे। वो चाहती है कि वे इसे समझे कि जल की बर्बादी ना हो। और इसका आंसर जो हो जाएगा, ये दोनों ही अवधारणाएं 1 और 2 अंतर्निहित है, सही है। यदि 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन था। तो यहाँ हमें 12 अगस्त से 2011 से हमें निकालना है 21 दिसंबर तक। क्या है 21 दिसंबर 2011 तक। अगर हम अगस्त की बात करें तो कितना दिन बच गया, 19 दिन। सितंबर की बात करें तो 30 दिन। अक्टूबर की बात करें 31 दिन। दिसंबर की बात करें तो कितना दिन, नवंबर की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा नवंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा 30 दिन। और दिसंबर तो पूछ ही रहा है कितना, 21 दिन। क्या है 21। जब सब जोड़िएगा तो 131 दिन आ जाएगा। 131 से भागा दे दीजिए 7 से, 5 शेष दिन आ जाएगा। 5 शेष दिन आ जाएगा तो 5 शेष दिन किस में जुड़ जाएगा, शुक्रवार प्लस 5 यानी बुधवार हो जाएगा। क्या है बुधवार। आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। क्या है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुख करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर, यहाँ से जो है ओ से पश्चिम की ओर मुख करके 4 किलोमीटर बिंदु ए पर पहुंचता है। फिर वहां से दाएं 4 किलोमीटर चलकर वो बिंदु बी पर पहुंचता है। वहां से दाएं 2 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। वहां बाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। कितने 8 किलोमीटर चलता है और डी पर पहुंचता है। बाएं मुड़कर 8 कर चलकर बिंदु जो है वो ई पर पहुंचता है। और उसके बाद कहता है बाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर एफ की ओर से पहुंचता है। क्या है एफ पर पहुंचता है। 4 किलोमीटर चलकर एफ पर पहुंचता है। बिंदु ओ पर व्यक्ति खाली स्थान दिशा की ओर मुख किए हुए है। तो यहाँ जो है वो बिंदु ई था, यहाँ जो है एफ है। तो इधर किधर है, तो पश्चिम की ओर। आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो एक तो है जो V2O5 जो उभयधर्मी है, और एक Cr2O3 है। Cr2O3 जो है उभयधर्मी है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है ए हो जाएगा। और भी है जैसे Al2O3 है, ZnO है, PbO है। ये सब जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन से कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है, आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये जो है वो सत्य नहीं है। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, सही है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं, ये सही है।
आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा 37 के सी हो जाएगा। C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन होगा? C6H10 6 दूनी 12, ये जो है वो यौगिक अगला समजातीय श्रेणी है, तो ये होगा C के 7 होगा और H का 12 होगा, क्योंकि ये जो है वो एल्काइन समूह में का है। क्या है? एल्काइन का है। एल्काइन का है, यानी जो हमारा है वो CnH2n माइनस जो है 2 समूह का है, CnH2n-2 का है। अगर इसका श्रेणी समजातीय श्रेणी की बात करें तो C2H2 होता है, C3H4 होता है, C4H6 होता है, C5H8 होता है, C6H10 होता है, C7H12 होता है, और C जो होगा 8 जो होगा 8 दूनी 16 में से 2 घट जाएगा, H14 होगा, C9H16 होगा, C10H18 होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 38 के जो हमारा होगा वो बी होगा, C7H12 होगा। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोरो एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है? क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो NaCl2R2O 2NaOR प्लस Cl2 प्लस R2। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका आंसर होगा उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा जो है वो सूख जाएगा। क्या है? सूख जाएगा। एक नाव की धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में उसे 11 घंटे लगते हैं। नाव की चाल ज्ञात करना है। तो नाव की चाल जो है वो धारा की दिशा में जो होगा वो कितना होगा? 55/5 बराबर 11 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत दिशा में जो है वो 55 किलोमीटर को 11 घंटे में तय करता है, तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी? नाव की चाल हो जाएगी धारा के दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल, दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, 16/2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 प्लस कॉस थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री है, तो √15 tan थीटा प्लस 4/√15 साइन थीटा प्लस 2 सेक थीटा का जो है वो मान क्या हो जाएगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 4 होता कॉमन है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। 4 ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार जोड़ एक बार घटाव कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रहेगा था, अगर मान लीजिए 1 के स्क्वायर मान लेते थे तो 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। वो कॉस थीटा कट जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 3 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। कॉस थीटा बराबर कितना हो गया? 3/4। 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इधर कर दिए हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 3/4 बराबर 1/4 बराबर इसे लिख सकते हैं आधार बाई कर्ण। तो लंब निकल जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी √15। अब हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है √15 tan थीटा प्लस 4/√15 साइन थीटा प्लस 2 सेक थीटा निकालना है। तो मान रख दीजिए √15 गुना √15/1 प्लस 4/√15 गुना √15/4 प्लस 2 गुना 4/1। सोल्व कीजिएगा, 15 प्लस 1 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 24। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न का मान ज्ञात करना है। क्या है? मान ज्ञात करना है। साइन ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉट ए, जहाँ ए एक न्यून कोण है, ए जो है वो न्यून कोण है, तो इसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा साइन ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए प्लस जो है वो कॉट ए। 1 माइनस कॉस ए 1/कॉट से ऊपर नीचे गुना किए हैं, ये हो गया है साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस कॉट ए। ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू
साइन ए बटा हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट ए। ये हो जाएगा साइन ए बटा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट ए से और आगे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉट ए। ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक ए। आंसर कौन सा हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ए कॉसेक ए। क्या है कॉसेक ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर और पी टी क्यू आर पर लंब है। यदि पी क्यू 17 सेंटीमीटर है, पी टी 15 सेंटीमीटर है तो क्यू आर की माप हमें ज्ञात करना है। क्या है ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले जो है एक त्रिभुज ड्रा करते हैं। क्या है त्रिभुज ड्रा करते हैं। ये त्रिभुज है पी क्यू आर और इस पे एक लंब है टी पे। ये जो है वो 17 है, ये भी 17 है, ये जो है वो 15 है, पीटी जो है वो 15 है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर बराबर 17, पी टी परपेंडिकुलर टू पी आर। क्या है पी आर, पी टी जो है वो परपेंडिकुलर टू पी आर। तो पी टी बराबर जो है वो 15 सेंटीमीटर है। पी टी जो है परपेंडिकुलर टू किस पे है क्यू आर पे है, सॉरी क्यू आर पे है। पी टी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो क्यू टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर यानी अंडर रूट 289 माइनस 225 बराबर रूट 64 बराबर क्या होगा 8 सेंटीमीटर। यानी क्यू और टी का जो मान निकल गया यहाँ से इतना दूरी वो 8 सेंटीमीटर। क्या है 8 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू टी प्लस टी आर यानी 8 8 16 यानी 16 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है सी। यदि tan थीटा बराबर जो है 8/15 है और थीटा कोई न्यून कोण है तो रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का जो है वो मान क्या हो जाएगा। यानी tan थीटा 8/15 है तो हमें इस तरह का एक त्रिभुज है, ये अगर 8 है 15 है तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा के अंडर रूट बटा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का मान सिर्फ रख दीजिए। ये 1 माइनस 8/17 बटा हो जाएगा कितना 1 प्लस 8/17 अंडर रूट में एक माइनस में एक प्लस में ये हो जाएगा 9/17 बटा रूट 25/17 यानी 3/√17 अब बटा हो जाएगा 5/√17 यानी 3/5। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिक के तट पर फैले जल निकाय के रूप में प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है। आंसर हो जाएगा दक्षिणी महासागर। क्या है दक्षिणी महासागर है। एलर्ट्स हिरन उप प्रजाति जिसे INCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है केवल खाली स्थान में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। एलर्ट्स हिरन का सामान्य नाम संगाई मौ सिंग वाले हिरन व डांसिंग हिरन है। निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है और इसका आंसर हो जाएगा कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा कहा जाता है कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुछ प्राप्तियां। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं है तो वह है चुनाव के दौरान मतदान करना। चुनाव के दौरान मतदान करना। वोट डालना कानूनी अधिकार है लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। क्या है बाध्य इसे नहीं कर सकते हैं। कोडिंग भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में बीइंग को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए एफ का जो है वो लिखा गया है 16। क्या है एफ को 16 लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है तो सभी अक्षरों के स्थान पे संख्या से पहले 1 लिखा गया है। मान लीजिए एफ का 6 है तो उसको 1 लिखा गया है। आई का 9 है तो पहले 1 लिखा गया है। डी के 4 है तो उससे पहले 14 लिखा गया। जैसे डी का जो है वो 4 है उससे पहले 1 लिख दिया गया है। उसी तरह अगर जी का जो है वो क्या होता है 7 होता है उससे पहले 1 लिखा गया है। ई के 5 होता है तो उससे पहले 1 लिखा गया है। टी का 20 होता है उससे पहले 1 लिखा गया। तो उसी तरह लिखना है WING को।
W का जो मान होता है 23 होता है, I का मान 9 होता है, N का मान जो है 14 होता है, G का मान 17 होता है। इसके पहले सबका एक एक लगा दीजिए, तो ये हमारा जो हो जाएगा इस तरह का एक पैटर्न बनेगा। आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। क्या है? बी होगा। 50 छात्रों ने 3 विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कराया है। 20 ने पाठ्यक्रम 1 और 2 का विकल्प दिया है। 30 ने पाठ्यक्रम 2 और 3 का विकल्प दिया है। 15 ने पाठ्यक्रम 1 और 3 का विकल्प दिया है। पाठ्यक्रम केवल 1 और 2 लेने वाले छात्रों की संख्या प्रत्येक में 20 थी और पाठ्यक्रम 3 में केवल 5 थी। कितने छात्रों में सभी तीनों पाठ्यक्रमों को लिया है? तो बस इसे सोल्व करना है कि माना कि सभी तीनों पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 1 है, जो कि तीनों में भाग लिया है। 1 और 2 में भाग लिया है तो 20 माइनस 1 है। 2 3 में भाग लिया है, वो कितना है? 30 माइनस 1 है। 1 और 3 में भाग लिया है तो वो है 15 माइनस 1 है। क्या है? 15। केवल पाठ्यक्रम 1 में भाग लिया है 20, केवल पाठ्यक्रम 2 में भाग लिया है 20, केवल पाठ्यक्रम 3 में भाग लिया है 5। अब इससे क्या है, एक हमें पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पर एक देख लीजिए, इस तरह का एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा, ये x है, ये 20 माइनस x है, और ये हो जाएगा 15 माइनस x, ये 30 माइनस x, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5। अगर इसको मान लिया कि एक है, ये पाठ्यक्रम दूसरा है और ये तीसरा है। प्रश्न में कह रहा है कि 20 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 20 माइनस x प्लस 30 माइनस x प्लस 15 माइनस x प्लस x बराबर कितना है? 50 विद्यार्थी है। टोटल कितना है? 50 विद्यार्थी। इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 110 माइनस 2x बराबर 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30। क्या है? x बराबर 30 आएगा। यानी सभी तीनों पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या जो है वो 30 है। नीचे दिए गए विकल्पों में कुछ संदर्भों में 3 शब्द समान है, एक शब्द अलग है। वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। मकड़ी, तितली, मच्छर और तिलचट्टा। इसमें मकड़ी जो है वो सबसे अलग है। तितली, मच्छर, तिलचट्टा उड़ने वाला कीट पतंग है, जबकि मकड़ी इन सभी से अलग है। या मकड़ी के 8 पैर होते हैं, जबकि अन्य तीनों कीट के 6 पैर होते हैं। नीचे दिए गए विकल्प आकृतियों में से आकृति x के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। x का जो है वो दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। आंसर जो हो जाएगा वो डी है, तो ये डी हो जाएगा। क्या? डी होगा। 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है, ABCDEFGH एक वर्गाकार जो है मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं वर्गाकार मेज के चारों ओर। तो अगर हम बैठने की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। केंद्र के सब जो है वो बाहर की ओर देख रहे हैं। उनमें से 4 टेबल के बीच में बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख की ओर बैठे हुए हैं। ये जो है वो केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। क्या है? केंद्र की ओर मुख किए हुए। और कॉर्नर पर वाले जो है वो बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। बी किसी एक कोने पर बैठा है। बी जो है वो किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। या तो ए जो है हमारा कहाँ होगा? यहाँ होगा, या फिर यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पर रख लेते हैं। जी छोटी भुजाओं में से एक पर बैठा है। जी जो है छोटी भुजाओं में से एक से पे बैठा हुआ है, जिसमें ई उसका बायां पड़ोसी है। ई जो है बायां पड़ोसी है। इससे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर बैठा है। डी ए के दाएं दूसरे स्थान पे है। डी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पे है। यहाँ पर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सी और एफ ए का पड़ोसी है। सी और एफ जो है ए का पड़ोसी है। तो यानी यहाँ पर जो हो जाएगा सी और एफ जो हो जाएगा ए का पड़ोसी है। एच दाई और एच के दाई और एच और सी के मध्य में 2 व्यक्ति है। एच के दाई और, उससे पहले वाला ये लाइन देख लेते हैं। जो डी है जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ये हो गया। जी छोटी भुजाओं में से एक पर बैठा, जिसमें ई उसका बायां पड़ोसी है। तो ये अगर हमारे पास जो हो जाएगा, यहाँ पर जी, यहाँ पर ई हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? एच आ जाएगा। अब ये देखते हैं बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ बी के दाएं से दूसरे स्थान पे तो बाहर है, तो दूसरे स्थान पे जो हो जाएगा वो एफ बैठा हुआ है। क्या है? एफ बैठा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर दाएं बाएं भी देखना है, बाहर और अंदर जो मुंह किया हुआ है वो भी देखना है। कथन है, यदि ए क्रिकेट टीम XYZ में होता तो XYZ विश्व में अजय टीम होता। ए के बिना इसमें अजय टीम होता।
ए के बिना XYZ जीत नहीं सकती है। एक क्रिकेट टीम XYZ के किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा प्रतिभाशाली है। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 2 पालन करता है। क्या है? केवल 2 पालन करता है। एक क्रिकेट टीम XYZ के किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा प्रतिभाशाली है, इसलिए कहा जाता है कि एक क्रिकेट टीम XYZ में होता, XYZ विस्मयजय टीम होती। एक मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है। X जो क्या है? तो 2Mg प्लस O2 ये बनता है 2MgO। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। क्या हो? अपरिवर्तित हो। समरूप वेग का ग्राफ एक सरल रेखा जो है वो होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हर्शे और चेस। हर्शे और चेस ने अंतिम रूप से प्रमाणित किया है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इस प्रयोग में इन्होंने बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया था। डीडीटी के कारण चिड़ियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकती है। क्या रोकती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? बी, कैल्शियम एटीपेज। क्या है? कैल्शियम एटीपेज। फर्मियम सदस्य है। क्या है? फर्मियम सदस्य है और इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनाइड श्रेणी का। क्या है? एक्टिनाइड श्रेणी का है फर्मियम। क्या है? फर्मियम। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाले उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो कुल मत जो डाला गया है 100% और 88% से लाता है पहला उम्मीदवार, तो दूसरा को कितना मिलता है? दूसरा को मिलता है 12%। अब कह रहा है कि 88% माइनस 12% का जो अंतर है वो बराबर है 684 का, क्योंकि इतने मतों से ही तो जीत रहा है, यानी 76% बराबर जो है वो 684 है। तो 100% बराबर कितना होगा? तो 684 बटा 76 अगुना 100 आ जाएगा 900। आंसर जो हमारा होगा बी होगा। निम्न पाई चार्ट का एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक प्रकाशन पर विभिन्न मदों में किए गए व्यय को दर्शाता है। तो दिया गया है कि पुस्तक का अंकित मूल्य 270 है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है तो पुस्तक की एक प्रति प्रकाशित करने के लिए कागज की लागत क्या हो जाएगा? तो दिया गया है पुस्तक का अंकित मूल्य कितना? 270। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य जो हो जाएगा 270 बटा 120 गुना 100 बराबर 225। कागज की लागत क्या हो जाएगा? तो लागत जो है 225 गुना 25 बटा 100। आंसर जो हमारा हो जाएगा 56.25। 56.25 आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी। साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए जो है कितना है? तो वो है 2 लाख को 2 भागों में बांटा गया है। एक पर 4% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है जबकि दूसरे पर 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यदि एक वर्ष के अंत में पूर्ण राशि पर कुल ब्याज 4.7 वार्षिक दर के बराबर हो तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि जो है कितना है? पहला पर 4 है, दूसरा पे 6 है और इन दोनों को जो है वो 4.7 है। तो यहाँ डिफरेंस देखेंगे 1.3 आया, यहाँ 0.7 आया। ये जो हो गया ये 13 और इसे 10 गुना करते हैं 7 आ गया। पहले बैंक में निवेश की गई राशि कितना है? तो 2 लाख का जो है 500 गुना 13 बटा 13 प्लस 7 हो जाएगा। उसी तरह दूसरे बैंक की, तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,30,000 आ जाएगा। उसी तरह अगर दूसरे बैंक के निवेश देखा जाए तो 2 लाख पे 7 बटा 13 प्लस 7 ये हो जाएगा 70,000। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो गया, सी। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 49 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर कितना है? 9 सेंटीमीटर। l बराबर जो हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, यानी 22 बटा 7 गुना 9 गुना 49 बराबर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी हो जाएगा। अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस में 6.7 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात कितना होगा? तो ये क्या है? अनीता। क्या है? अनीता और विनीता है। 6:7 के अनुपात में जो है
वो विभाजित करती है 1950 राशि को। अगर इससे गुना करेंगे 150 से, क्या है 150 से, और इसको गुना कर देते हैं 150 से, क्यों? क्योंकि 6 के साथ कितना हुआ 13 इकाई, 13 इकाई बराबर 1950 है, तो 1 इकाई बराबर कितना हो गया 1950 बटा 13 यानी 150। यही 150 से गुना कर देते हैं तो ये आ जा रहा है 900 और ये आ जा रहा है 1050। तो इतना में आ गया है कितना 1950। और में से प्रत्येक हिस्से में 100 की राशि जोड़ी जाती थी, उनके हिस्सों का नया अनुपात, प्लस 100 जोड़ देते हैं तो ये 1000 आ गया, इसमें 100 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1150। अब दोनों को अनुपात अगर देखेंगे 1000 बटा 1150, इसे काट दीजिए, ये 20/100 और ये हो जाएगा 23/100, यानी 20:23, क्या है 20:23 आ जाएगा। जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो इस संदर्भित किया जाता है जैसे क्या हो जाएगा शून्य प्राथमिक घाटा। खाली स्थान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। आंसर हो जाएगा पद्दकल, क्या है पद्दकल जो है स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। पद्दकल जो है कर्नाटक में स्थित एक मंदिर परिसर है, क्या है मंदिर परिसर है। यह 7वीं और 8वीं शताब्दी में निर्मित हिंदू एवं जैन मंदिर है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बी AR रहमान, क्या है AR रहमान है। AR रहमान का बचपन का नाम जो है अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मृदलियार है। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने अपना नाम अल्लाह रखा रहमान यानी AR रहमान रखा है। AR रहमान ने वर्ष 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म में संगीत के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा भुवनेश्वर में मनाया गया, क्या है उड़ीसा भुवनेश्वर में मनाया गया। और इसका थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। रायपुर, छत्तीसगढ़, बिहार। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही रायपुर होता है, बिहार अलग हो जाएगा, यानी ये सी वाला हो जाएगा, यानी आंसर सी होगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा? तो 8 जो लिखा गया है वो 2 के क्यूब भी कर सकते हैं या 3 के स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा देख के देखते हैं। अगर 5 के स्क्वायर माइनस 1 करते हैं 25 माइनस 1 24 आ रहा है। ये देखते हैं तो 7 के स्क्वायर माइनस 1 है। चलिए इसे देखते हैं। 8 के 7 नहीं 9 के स्क्वायर करेंगे तब भी नहीं आता, 11 के करना होगा। 11 का अगर हम करते हैं क्या हो जाएगा 11 के स्क्वायर करते हैं तो कितना माइनस 121 में 120 हो जाएगा। 168 के कितना करना पड़ रहा है तो 17 के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्या है 17 के 13 के स्क्वायर 11 13 और 168 हो गया। 13 मतलब 169 माइनस 1 कितना 168। तो अगला कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पैटर्न जो बढ़ रहा है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, अगला जो होगा वो 17 होगा। क्यों? क्योंकि आभाज्य संख्याओं का क्रमशः बढ़ रहा है। तो 17 के स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 288। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा होगा वो ए होगा, क्या है ए हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ग्रीन टी पीने वाले लोगों को, वृत्त कॉफी पीने वाले लोगों को, आया दूध पीने वाले लोगों को निरूपित करता है तो कितने लोग हैं? ये जो है वो दूध पीने वाले हैं, वृत्त जो है वो कॉफी पीने वाला है और ये जो है वो ग्रीन टी, क्या है ग्रीन टी। तो कह रहा है कि कितने लोग हैं जो ग्रीन टी और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं। ग्रीन टी भी पसंद कर रहे हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। तो हमारे पास जो है पहले तो 10, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा 10 ये वाला, और फिर अलग से जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 10 और प्लस ये ग्रीन टी और कॉफ़ी दोनों है 30 वाला भी है तो ये प्लस 30 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो दोनों पीना पसंद करते हैं, भले वो दूध भी पीते हैं लेकिन ये दोनों पसंद वाला पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा सी, क्या है सी हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ई से जी गया है, ई से जी गया प्लस 2 है, जी से आई, आई से के और के से एम हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जा रहा है एक ही में ऑप्शन सी आ जा रहा है, क्या है सी आ जा रहा है। किसी परिवार के 5 सदस्य आ जा रहा है, किसी परिवार के 5 सदस्य जो है वो डी बी है और डी बी का पिता है। जो डी जो है वो क्या है बी का पिता है।
जो ए की पत्नी है, ए की पत्नी है, ये हो जाएगा ए जो है पॉजिटिव है और बी जो है वो निगेटिव है। अब सी डी की बहन है, सी जो है वो क्या है, बहन है किसकी, डी की, सॉरी सी जो है वो बहन है, डी की बहन है। उसके बाद हम बात करते हैं ई डी की पत्नी है, ये जो है वो ई हो जाएगा और ये निगेटिव है। ई का ए से क्या संबंध है, ए से संबंध देखना है हमें, ए से संबंध देखना है। तो ये जो हो जाएगा वो सास हो जाएगा, क्या है, सास हो जाएगा, क्योंकि ये पत्नी है, ये पिता है, ये पत्नी है, तो ये सास हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह और इसे इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सिचुएटेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं, SOMEWHAT है, इसे लिखा गया है NRDLGVSZ लिखा गया है। यहाँ पर देखिए किस तरह लिखा गया है, अगर S से एक माइनस करते हैं तो R आ जा रहा है, और O से एक माइनस करते हैं तो हो जा रहा है -1 NO हो जा रहा है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, NRD है, तो D जो है एक माइनस में है और ये -1 है, क्या है, -1 है। यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यानी सभी में जो -1 किया गया है, आड़ तिरछा किया गया है। अब हमें निकालना है सिचुएटेड, क्या है, सिचुएटेड का। तो यहाँ पर से माइनस कर दीजिए 1, तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। यहाँ से भी -1 कीजिए तो ये हो जाएगा कौन सा, S, और ये हो जाएगा T। यहाँ से -1 कीजिएगा तो ये हो जाएगा Z, ये हो जाएगा S। यहाँ से माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा C। आंसर हमारा जो आएगा कौन सा होगा, D होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है। विटामिन B12 जो है प्रतिरक्ता कारक, ये सही है। विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारक, सही है। विटामिन D बंध्यारोधी कारक, ये गलत है। विटामिन D जो है वो रिकेट्स हो जाएगा, क्या है, विटामिन D के कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक, ये सही हो जाएगा, क्या है, सही है। और ये जो आता है ये विटामिन D नहीं, ई के कारण होता है, क्या है, विटामिन ई के कारण होता है, जिसे टोकोफेरॉल कहा जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सी हो जाएगा, सी। एम्फिसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है, एम्फिसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा को, क्या है, फेफड़ा को। एम्फिसाइमा मुख्यतः धुआं आदि के अंतःश्वसन से जुड़ा होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है ये बताना। लार का पीएच 6.2 से 8 होता है, ये जो है वो गलत है, क्या है, गलत है। शुद्ध रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 होगा, तो ये होता सही है 7.4, क्या है, 7.4 होता है, यानी हमारा जो है वो ये सही है। शुद्ध जल का पीएच मान 9 होता है, ये गलत है, 7 होता है, तो केवल जो है वो सी होता है। जो पूछा जाता है आइए उसे कुछ देख लेते हैं। एक पूछा जाता है अमाशय रस का, क्या है, अमाशय रस का, ये 1 होता है। नींबू रस की अगर बात करें तो 2.5 है। सिरका का जो होता है वो 3 होता है, कभी कभी दोनों को कंपेयर करके पूछा जाता है। अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें तो 5.6 है। पेशाब की बात करें तो ये एसिडिक नेचर होता है, 6 होता है। दूध भी एसिडिक होता है, 6.5। शुद्ध जल की अगर हम बात करें तो 7। आंसू की बात करें काफी बार पूछा जाता है, 7.3। खून की अगर बात करें तो 7.4। और चूना जल की बात करें तो 11। ये सब जो है ध्यान रखिएगा। आयरलैंड की लेविथान दूरबीन में 3 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। यदि इससे 4 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f जो है -3 मीटर, v जो है -4 मीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई h जो है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो u बराबर जो है हमें वाट निकालना है, तो 1/f बराबर 1/v - 1/u, 1/-3 बराबर 1/-4 + 1/u, u बराबर जो हो जाएगा -12 मीटर हो जाएगा। आवर्धन m बराबर होता है HL/h0 यानी -v/u, यानी हो जाएगा 0.8/h0 बराबर -4
बटा -12, तो एच नोट का मान निकल गया 2.4 मीटर। क्या है? 2.4 मीटर। उसके बाद हमें निकल गया है 2.4 मीटर, तो आवर्धन m बराबर जो होता है वो 0.8 बटा 2.4 कितना होता है? 1/3 हो जाएगा। एच नोट बराबर 2.4, यू बराबर कितना? 12, m बराबर कितना? 1/3। ये किस में आ रहा है? ये ऑप्शन जो है वो बी में आ रहा है। यदि m, v और u क्रमशः जो है आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं, तो लेंस के लिए m, v, u के मध्य सही संबंध क्या होता है? सही संबंध जो है वो क्या होगा? तो हमारे पास जो हो जाएगा फार्मूला m बराबर जो है v/u। क्या है? m/v/u हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। 11, 13, 10, 9, 8, 20, 13 की माध्यिका क्या होगा? क्या है? माध्यिका हमें निकालना है। इसमें 7 है, 7 दिया हुआ है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। 7 विषम संख्या है, तो माध्यिका बराबर 7 + 1/2 पद होता है। लेकिन यानी कितना हो गया? ये चौथा पद। और चौथा पद तब होगा जब इसे आरोही क्रम में सजाएंगे, तो 8, 9, 10, 11, 13, उसके बाद फिर 13, उसके बाद 20 है। तो चौथा पद जो है वही 11 है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + m के ऐसे शून्य है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तब m का मान जो है वो कितना होगा? क्या है? कितना हुआ है? तो शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -5/1, और अल्फा माइनस बीटा जो है वो दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, दोनों को हल करेंगे तो 2 अल्फा बराबर -4, अल्फा बराबर -2 हो जाएगा। बीटा बराबर -5 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो बीटा बराबर -5 - -2 यानी हो जाएगा -3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा? यहाँ पर 3 है, पूछ क्या रहा है? तो m का मान निकालना है, सॉरी m का मान निकालना है। अब शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होगा m/1 होगा। -2 गुना -3 बराबर m/1 होगा, m/1। तो m बराबर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। कितना? 6 आ रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो 6 होगा। यदि 2, 7, 5, 1 और x3 एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है, तो x का संभावित मान हमें ज्ञात करना है। संभावित मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर जो है वो दिया गया है कौन कौन? x1 बराबर 2, x2 बराबर 5 और x3 बराबर कितना दिया हुआ है? x। y1 बराबर 7, y2 बराबर 1 और y3 बराबर दिया हुआ है 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाता है वो कितना होता है? तो 18 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 7 प्लस x इंटू 7 माइनस 1। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 बराबर 1/2 -4 प्लस -20 प्लस 6x। ये सब भी जो है ये मोड में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये चला गया 36 बराबर जो हो जाएगा मोड -24 प्लस 6x। क्या है? 6x। तो ये हो जाएगा कितना? 36 बराबर प्लस -24 प्लस 6x, और एक जो हो जाएगा कितना? एक हो जाएगा 36 बराबर -24 प्लस 6x, क्योंकि ये दोनों जो है वो मोड में है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जब इसको हल करेंगे तो ये x बराबर आएगा 10, और इसे जब हल करेंगे तो x बराबर आएगा -2। यानी आंसर जो हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा? 10 या -2 ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा? क्या है? यहाँ एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका हमें मान निकालना है। तो इसे लिख सकते हैं क्या? से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं -3। क्या है? -3 गुना 20 प्लस 13 गुना 7। क्या है? 13 गुना 7 यानी -5460। क्यों लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। क्या है? 3abc। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 85 नंबर है, हल करना है। क्या है? हल करना है। एक दिया हुआ है व्यंजक से हल करना है।
जब इसे आप हल कीजिएगा तो ये हमारा जो मान आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, क्या है, सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए सोल्व ही करते हैं। ये हो जाएगा √3 - 1 के स्क्वायर प्लस √3 + 1 के स्क्वायर बटा ये होगा √3 + 1 इंटू √3 - 1 प्लस ये हो जाएगा 2 - √3 के स्क्वायर प्लस 2 + √3 के स्क्वायर बटा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 के कितना हो जाएगा 2 + √3 इंटू 2 - √3। जब इसे आगे स्टेप कीजिएगा तो ये हमारा जो हो जाएगा √3 - 1 के स्क्वायर प्लस √3 + 1 के स्क्वायर बटा √3 के स्क्वायर - 1 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 - √3 के स्क्वायर प्लस 2 + √3 के स्क्वायर बटा 2 के स्क्वायर -√3 के स्क्वायर। क्यों किया गया, एक बार जोड़ एक बार घटाओ क्या होता है, a² - b² होता है। आगे जब इसे करेंगे तो 8/2 प्लस हो जाएगा 14/1, यानी हो जाएगा 4 + 14 बराबर कितना आ जाएगा 18। नेक्स्ट है ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हो। क्या हो, अनंत हल हो। यहाँ पर जो दिया गया है क्या है 2x - a - 4y बराबर 2b - 1। एक दिया है 4x - a - 1y बराबर 5b - 1। अनंत हल हेतु क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये 2/4 बराबर हो जाएगा a - 4/a - 1 बराबर 2b + 1/5b - 1। तो ये हो जाएगा 2/4 बराबर a - 4/a - 1 और 2/4 बराबर हो जाएगा 2b + 1/5b - 1। जब हल कीजिएगा तो a का मान जो हो जाएगा 7 निकलेगा और b का मान जो है वो 3 निकलेगा। तो आंसर हमारा जो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी। वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, तो नरगिस मोहम्मदी, क्या है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और 2024 में जो मिला है वो किसे मिला है, तो बोला है जापान के निहोन हिंडाइको संगठन को मिला है। निहोन हिंडाइको हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम हमले से बचे लोगों का संगठन है। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया, आंसर हो जाएगा भारत में। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये किया गया कहाँ पे, तो वो नई दिल्ली में। सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है अमृत मोहन प्रसाद को। क्या है, अमृत मोहन प्रसाद को। BCDFGHI नामक 8 नर्सें एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी है। जी डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। जी जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एच के बाईं ओर केवल बी बैठी हुई है। एच के बाईं ओर केवल जो है वो बी बैठी हुई है। डी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी हुई है। डी जो है वो क्या है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। जी आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी हुई है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो आई हो जाएगा। ई और जी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए हैं, ई और जी, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। तो यहाँ बच गया जो कौन सा हो गया, वो एफ हो गया। सी और एफ एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी है। बाएं सिरे से चौथे स्थान पे कौन बैठे हुए, बाएं सिरे से चौथे स्थान पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर है जो एफ। आंसर हमारा होगा वो होगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्प का चयन कीजिए इसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं और नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो DOLD हो जाएगा, एक कॉमन लेते हैं। यहाँ पर COLD हो जाएगा। यहाँ पर देखिए D से C -1 गया है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा C से -1 गया है B, तो BOLD। यहाँ B से जो -1 जाएगा तो A होगा, AOLD हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए रिक्त स्थान पर क्या आएगा, 13 14। तो 13 14 को अगर हम मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 27। तो ये जो है 13 + 14 करते हैं तो 27 होता है, और 14 + 27 करते हैं तो 41 होता है। क्या है, 41। और 27 + 41 करते हैं तो 68 होता है, और 41 + 68 जोड़ देंगे तो 9 6 4 10 109 होगा। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला है, कथन में कह रहा है कि एम की रैंक बी की रैंक से ऊपर है। एम की जो रैंक है वो कह रहा है
की रैंक बी की रैंक से ऊपर है, यानी बी की रैंक से ऊपर है, जिसकी रैंक बी के रैंक से ऊपर है, जिसकी रैंक एस की रैंक के बराबर है, यानी बी का जो है वो बराबर है एस के रैंक के बराबर है। बी की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है, बी की रैंक जो है एफ की रैंक से जो है वो ऊपर है। एस की रैंक क्यू की रैंक से ऊपर नहीं है, क्यू की रैंक के ऊपर से नहीं है, यानी यहाँ पर क्यू होगा। जिसकी रैंक एम की रैंक से नीचे है, यानी एम की रैंक से नीचे हो गया। एम की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। जिसकी रैंक टी की रैंक से नीचे है, टी की रैंक से नीचे है। एम की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है, एफ की रैंक से ऊपर है। जिसकी रैंक टी की रैंक से नीचे है, टी की रैंक से नीचे है। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो टी हो जाएगा। क्या है? टी हो जाएगा। अब आइए निष्कर्ष में, क्यू की रैंक टी की रैंक से ऊपर है, क्यू की रैंक टी की रैंक से ऊपर है, बिल्कुल ये सही है। क्यू की रैंक टी की रैंक के बराबर है, ये गलत है। एम की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है, बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा किस में है? तो बी में पालन कर रहा है। चलिए अगला है प्रश्न, दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए संख्या 246 में पहला अंक 2 है, दूसरा अंक 4 है, तीसरा अंक 6। मैंने इस साइड से लेना है हमें। सभी संख्याएं बाएं से दाएं की की जाएगी। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम जो है वो क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 426, सबसे छोटी संख्या 221। दोनों संख्याओं का योगफल 2 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम है, दूसरा पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो केवल एक कथन जो है वो सही है। तांबे का तार AB 3 भाग AC CD और DB से बना है, जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 2 3 4 है। यह तार एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि V1 V2 V3 क्रमशः AC CD DB के सिरों को विभवांत है तो निम्न में से कौन सा जो है हमें सही है? यहाँ पर जो होता है V प्रोपोर्शनल टू I होता है, V बराबर IR होता है। अब विद्युत धारा नियत है क्योंकि यह जो है वो सीरीज में है, तो हमारे V/R बराबर जो हो जाएगा वो नियत हो जाएगा। V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर हो जाएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3, यानी 2:3:4 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। जल संभर प्रबंधन में निम्नलिखित पर जोर दिया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? जल एवं मृदा के संरक्षण में, भूमि एवं मृदा के प्राथमिक स्रोतों में सुधार और जल संभर समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि। केवल कृषि एवं फसल उपज में वृद्धि करके आय में वृद्धि करना एक गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 2 मिलीमीटर। क्या है? 2 मिलीमीटर। पीठ, पेट, नितंब, जांग और पिछला भाग की औसत मोटाई 1.5 मिलीमीटर। बाह की कलाई महिलाओं के लिए 1.26 मीटर और पुरुषों के लिए 1.3 मीटर। पालक जो है वो 0.7 mm होती है। भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगी? W बराबर जो होता है mgh होता है, यानी 10 × 6 × 9.8 बराबर 588 जूल। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।